intake of food by organism, जीव के द्वारा भोजन का लिया जाना, intake of food by organism for their growth, जीव के द्वारा भोजन का लिया जाना उसकी वृद्धि, विकास, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत, मतलब मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और ऊर्जा के लिए पोषण कहलाता है। Intake of food by organism for growth, development, maintenance of the body and energy. ये जो पर्पस है ना, ये जो पर्पस है, इन पर्पस के लिए जब आप लेते हो भोजन, है ना, तो वो कहलाता है क्या? तब वो कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक टर्म आता है, सेकंड टर्म है, दैट इज, चलिएगा, पोषक तत्व। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। तो इसको क्या बोलेंगे? लिखिएगा, भोजन के रूप में जिन पदार्थों को जीव के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, इंटेक ऑफ सच मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड, intake of such material in the form of food by organism is called nutrients. तो हाँ, intake of लिखिएगा, भोजन के रूप में जिन पदार्थों को जीव के द्वारा लिया जाता है, भोजन के रूप में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जितना भी पोषण है, जितना भी न्यूट्रिशन है, हम इसको जिस साइंस की ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? तो लिखिएगा, द साइंस विच डील्स, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विज्ञान की वह शाखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पोषण का अध्ययन किया जाता है। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, which deals with the study of nutrition, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पोषण का अध्ययन किया जाता है, is called ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी लिखिएगा, ट्रोफोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, भोजन लेने के प्रकार पर, वो हाँ लिखिए, हेडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, भोजन लेने के प्रकार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। Intake of foods, on the basis of intake of foods, organism are following types, निम्न प्रकार के होते हैं।
अब आप देखिए, जो इनटेक ऑफ फूड है, भोजन का लिया जाना, पूरी प्रोसेस जरा ध्यान से समझना। अगर हम ह्यूमन बींग्स पे ले लें, भोजन का कंप्लीट जो इनटेक है, वो एक अगर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के आधार पर ले लें, मनुष्य के आधार पर, तो क्या स्थिति है जरा देखें, कितनी की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जो जीव है वो क्या करता है, भोजन को अपने माउथ में लेकर के आता है। कौन? मनुष्य, ह्यूमंस की बात करें, है ना। जरूरी नहीं ये काम सारे जीव करते हो, जरूरी नहीं। बहुत से जीवों में क्या होता है, वो माउथ में नहीं लाते हैं। जैसे फ्रॉग है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी टंग को फ्लिप करता है, उस पे स्टिक करता और सीधे कहाँ ले जाता है, पेट में चली जाती है उसके। यानी ये जो उसकी स्टार्टिंग पोर्शन है, माउथ जिसको है, उसमें वो नहीं लाता है। यहाँ पर मनुष्य क्या करता है, मोर्सल को, निवाले को तोड़ता है या डायरेक्ट बाइट करता है, लेकिन सबसे पहला उसका प्लेस कौन सा, ये माउथ, या इसको बोलते हैं मुखगुहा या ओरोफेरिंक्स, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोर्शन है। तो यहाँ पर पहला स्टेप देखिए क्या है, भोजन जो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के चरण, स्टेप्स टू टेक द फूड, क्या है, पहला है अंतर्ग्रहण जिसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंजेशन। कोई भी जी पहला काम क्या करेगा, कैसे भी करे, वो आस पास से पिक करेगा और लेकर के आएगा। आप वो जरूरी नहीं कि यहाँ तक लाए, वो कहीं पर भी ले जाए बॉडी के पार्ट में, लेकिन पहला काम होगा भोजन को लेना और अपने माउथ में। जैसे ग्रेजिंग करते हैं जो कैटल्स, वहां से नहीं पकड़ते, वो सीधे ग्रेजिंग करते हैं घास को, लेकिन लाते कहाँ है, मुख में लाते हैं। कोई एक इंसेक्ट है वो भी बाइट करेगा, कोई स्टिंग करेगा, लेकिन अपने पास अपने शरीर में अंदर ले जाएगा। जब ये भोजन यहाँ चला गया, इसके बाद में फर्दर प्रोसेस होती है। अब यहाँ जो फर्दर प्रोसेस होती है उसमें देखिएगा दो चीजें, मनुष्य के केस में क्या होता है, एक तो एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया क्या है, हम बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है ना, हम उसको गीला करते हैं जो कुछ भी भोजन लिया है हमने, ठीक है, वेट करते हैं, मतलब ये तो फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन वहीं पर इसमें जो कुछ भी फूड आया है, आप जानते हो हमारे माउथ में ये जो आता है सलाइवा यानी कि लार, है ना, और सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। अच्छा, ये शब्द आ गया एंजाइम, हिंदी में बोलते विकर। एंजाइम बोले तो एंजाइम से कुछ मतलब समझते हैं आप? एंजाइम शब्द सुना है कि नहीं सुना? सुना बहुत होगा। अच्छा, आपने ये सुना है एक शब्द कैटालिस्ट, सुना? हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। बहुत सरल शब्दों में समझिएगा, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है उसको प्रभावित करते हैं। लेबोरेटरी में हम लोग ने टेस्ट ट्यूब में लेकर के केमिकल्स आग पे लगाया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कुछ भी, तो सच एक प्रोसेस है वो, कह सकते हो केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस दो जगह होती है, एक तो होती है लेबोरेटरी में और एक होती है बॉडी के अंदर। बस ये आप जान लो, केमिकल प्रोसेस दो जगह होंगी, एक तो होती लैब के अंदर, लेबोरेटरी में, और एक हो रही है बॉडी में। वे सारी केमिकल प्रोसेस, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में हो रही हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जैव रासायनिक क्रिया। क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक क्रिया, यानी बायोकेमिकल। और केमिकल रिएक्शन वर्ड है, जैसे मान लीजिए वो सिंपल, आप लैब की बात कर सकते हो। अब
जो भी प्रोसेस हो रही है उस अभिक्रिया की दर को जो प्रभावित करेगा वो कहलाएगा कैटलिस्ट। ठीक है, मैं आपको बहुत एक सिंपल सी प्रोसेस समझाता हूँ, बहुत समझ में आपको आएगा। आपने ये शब्द सुना है घरों में, डालडा। क्या होता है डालडा? घी। हाँ हाँ, क्या बात है, इतना तगड़ा घी है। हाँ घी है, घी शब्द, हम घी शब्द भी बोलते हैं उसको, घी शब्द बोल देते हैं, लेकिन वनस्पति घी बोलते हैं इसको, वनस्पति घी बोल देते हैं। हाँ, वनस्पति, आप सही है, वनस्पति घी। इस वनस्पति घी की जो असलियत है वो ये है कि हमारे पास में पहले होता है वनस्पति तेल। हमारे पास में पहले क्या है? वनस्पति तेल, यानी ऑयल है हमारे पास में, वेजिटेबल ऑयल। इस वेजिटेबल ऑयल के साथ में हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं। अब बात आती है कि सर ये ऑयल जो है, ऑयल एक्चुअली एक वर्ड है। घी पूछे क्या है, मक्खन पूछे क्या है, तो एक सीधा शब्द बोलोगे, सिंपल इज दैट, फैट। चाहे आप घी की बात कर ले, चाहे तेल की बात करें, चाहे मक्खन की बात करें, ये सब के सब क्या है? वसा, फैट। केमिकली कोई भी वसा हो, वो दो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी वसा हो वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला फैटी एसिड, इसको बोलते हैं वसीय अम्ल, और एक है ग्लिसरॉल। आप लोग तो कॉस्मेटिक में इसका इस्तेमाल भी करते हो, ग्लिसरीन का। ठीक है, ग्लिसरॉल। अब होता क्या है, ये जो ऑयल है इसमें जो वसी अम्ल है वो है दरअसल अनसैचुरेटेड, या बोलते हैं असंतृप्त। ठीक, क्या बोलते हैं? असंतृप्त। इसका मतलब क्या है? असंतृप्त का मतलब क्या? बहुत सिंपल मतलब है, समझना। दरअसल ऑयल हो, ठीक, या कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारे के सारे पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं। दुनिया में कभी भी कोई रासायनिक पदार्थ की बात आ जाए, हमने रासायनिक पदार्थ को दो भाग में डिवाइड किया है, बस ध्यान समझना मेरी बात। एक को हम बोलते हैं कार्बनिक, है ना, और दूसरा क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। बस, ये तो कैटेगराइजेशन पूरी वर्ल्ड में कोई पदार्थ हो, मतलब हम मानते हैं एक वे पदार्थ है जो कार्बन से मिलकर के बनते हैं, और एक वे है जो बिना कार्बन वाले होते हैं। जितनी आप बात बोलते हो न्यूट्रिएंट्स में, स्पेशली जैसे आप बोलते हो प्रोटीन,
आप बोलते हो फैट, आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट, आप बोलते हो विटामिन, ये सब के सब कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, अब उसी में जो फैटी एसिड होते हैं ये भी कार्बनिक पदार्थ है। इनको मैंने क्या मेरे बच्चे लिखा, इनको लिखा असंतृप्त। इसका सीधा मतलब क्या है, ये देखो, जब ये बने होते हैं कार्बन से, तो कार्बन आपस में जो एटम है वे क्या करते हैं, अगर डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, बॉन्ड का मतलब बता दूंगा, मैं समझा दूंगा अभी, ऐसे जुड़े हैं डबल बॉन्ड के द्वारा। असल में कोई पदार्थ जैसे ये वाटर का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, ये जो मैं वाटर का फॉर्मूला बोलता हूँ H2O, ये है क्या, वाटर क्या है, सुनिएगा, मैं वो लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे सुनो, तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक, ये शब्द है। एलिमेंट, एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। बात समझ रहे, छोटी छोटी डेफिनेशन, बहुत ध्यान से देखना। तुम्हारे पास जितने आसपास चीजें हैं ये सब पदार्थ हैं, और पदार्थ जितने मिले हैं वो मिलके बने तत्वों से। कोई पदार्थ ले लो, इसमें भी न जाने कितने तत्व होंगे। हमने एक पदार्थ ले लिया, हमारे पास पानी मिल गया हमको, पानी में हमने ध्यान से देखा एक तत्व है आपका ऑक्सीजन, है कि नहीं, और एक कौन है, हाइड्रोजन। वेरी गुड, बढ़िया, हाइड्रोजन है। लेकिन जब कभी, याद रखिएगा, ये इस रेशियो में फिक्स होते हैं, जैसे ये जो है ये एक मॉलिक्यूल है किसका, जल का, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, जल का, और जब मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं और वो भी निश्चित अनुपात में, वो कहलाएगा, जैसे हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, दुनिया की कहीं कार्बन डाइऑक्साइड हो, इस अर्थ की हो या यूनिवर्स की हो, उसमें ये रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें एक एलिमेंट होगा, एक एटम होगा कार्बन का, और दो होंगे ऑक्सीजन के। अब दिक्कत क्या है, देखो ये साथ साथ क्यों है, समझना। ये जब आप कोयले का टुकड़ा लेते हो, कोयले का प्योर एलिमेंट है, प्योर कार्बन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज कार्बन। आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, मैटर भी बोल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर बना है, एक ही एलिमेंट से बनकर बना है, ये दो से मिलकर बना है। तो ये मिल कैसे जाते हैं, ये मिलते कैसे हैं, तो इसको व्यक्तिगत रूप से ऐसे लो, मिलकर के लोग वही चल पाते हैं जिनके बीच में किसी न किसी चीज की डीलिंग होती है। साथ साथ में कौन होते हैं, साथ साथ में वही होते हैं जिनके बीच में साझेदारी है। साझेदारी का मतलब ये नहीं रुपए पैसे का, विचारों का आदान प्रदान है, वैचारिक रूप से साथ है, किसी का आर्थिक रूप से लेन देन है, सामाजिक रूप से, तो वो साथ, इनके बीच में है शेयरिंग। ये असल में साझा किए बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। दरअसल इनके पास ये है क्या, असल में एक एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट ले लिया हमने, कार्बन ले लिया, कार्बन का जो यहाँ पर प्रदर्शन है, ये जो सी लिख रहे हैं हम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एटम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को। नहीं बोलते हैं परमाणु, परमाणु, परमाणु क्या है, कभी सुना हो, हाँ, क्या बोलते हैं परमाणु, बहुत सिंपल बता रहा हूं, परमाणु आप ले लो, इसको तोड़ना शुरू करो, इसको तोड़ते रहो थाउजेंड्स टाइम, जब तक आपकी क्षमता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देख के फिर तोड़ो। लेकिन एक स्थिति इसकी, एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड परमाणु, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड एटम। दैट्स ऑल, सिंपल, बहुत सिंपल, समझिए बिल्कुल आराम से, कि आप किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिविजुअल है, इसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, वही कहलाएगा एटम। सबसे बड़ी बात क्या है, उसके अंदर जब वो इतना, जैसे ये देखो कोयला टुकड़ा है, वो पूरा देखो है कार्बन से ही मिलकर बना, और उसका एक सिंगल जो एटम होगा वो भी कार्बन ही है, तो उस सिंगल एटम में वही प्रॉपर्टी होगी और उस पूरे पदार्थ में वही प्रॉपर्टी होगी। ये नहीं हो सकता उसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग। जैसे घर में आप आयरन रॉड लेते हो,
लोहे की रॉड, प्योरली वो सिर्फ एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है, आयरन से। अब उसकी इतनी बड़ी रॉड ले लो, या उसका इतना सा छोटा पार्टिकल जो आप तोड़ ही नहीं सकते हो, लेकिन वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो बड़ी सी रॉड शो करेगा, जो उसका छोटा सा एक टुकड़ा। जो ऐसा छोटा टुकड़ा होगा उस पदार्थ का, वो कहलाएगा परमाणु, वो कहेगा परमाणु। ठीक, आप समझ मेरी इतनी बात। अब समझना मेरी बात, परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, फ्रीली आप नहीं पाओगे। आप यहाँ पर जैसे आप, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आर्गन है, लेकिन ऑक्सीजन आपको इस रूप में मिलती है, ऑक्सीजन आपको इस रूप में नहीं मिलती। ये एटम है, और ये इसके दो दो एटम आ जाए एक साथ, वो बन जाता है ऐसा। ये तो है परमाणु, लेकिन ये दो मिलके बन गए, ये हो गया अणु। तो अणु जो होते हैं वो तत्वों के भी होते हैं, तत्वों के भी। अब आपको सर तत्व क्या है, एक ही प्रकार के अगर एटम से, एक ही प्रकार के एटम से अगर कोई पदार्थ बना है, वो कहलाएगा एलिमेंट। जैसे घर में आपके एल्युमिनियम का बर्तन है, अगर सिर्फ एल्युमिनियम है उसके अंदर, तो एल्युमिनियम है, इट मींस वो तुम्हारा एलिमेंट है, एक ही चीज से बना हुआ है, उसमें चाहे जहां पे थोड़ा एल्युमिनियम ही मिलेगा। आयरन की रॉड है, इतनी लंबी लंबी रॉड, रेल की पटरी पूरी है बिछी हुई, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज आयरन। अगर उसमें एक ही चीज है तो वो है एलिमेंट। लेकिन आपने पानी लिया, पानी दो एलिमेंट से मिलकर बना है, और वो भी निश्चित अनुपात में 2:1 के रूप में। और फिर जब ये जो है, ये अणु भी कहलाएगा, लेकिन पदार्थ के रूप में ये यौगिक कहलाएगा। तो यहां पर बात समझना, किसी तत्व के भी अणु हो सकते हैं और किसी यौगिक के भी हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक चीज को समझना। जैसे ये है ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, परमाणु। और ऑक्सीजन को कोई बोले ऑक्सीजन क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन एक तत्व है, क्योंकि आपके आसपास जितनी चीजें मिलके बनी है वो तत्वों से ही मिलके बनी है। कोई भी पदार्थ बना तो वो तत्वों से होगा। खोजे गए कह सकते हो लगभग 108 तत्व ऐसे हैं जिनसे दुनिया भर की चीजें बनी है। कोई भी पदार्थ ले लो, आप घर में शक्कर खाते हो, शक्कर जो खाते हो उसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज, है ना, क्या बोलते हो, C12H22O11, ये फार्मूला है, लेकिन किसका, आप बोलोगे सुक्रोज के एक अणु का फार्मूला है, मॉलिक्यूल का फार्मूला है। लेकिन इस दुनिया में जितनी बोरो शक्कर रखी हो, चाहे छोटी सी भी शक्कर हो, उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1:2:1 हमेशा रहेगा। मतलब ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता, 12, 22, 11 ऐसे, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे पानी में ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। मीथेन में है, जैसे मीथेन गैस है, इसमें कार्बन रहेगा, 4 हाइड्रोजन रहेंगे, ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये फिक्स रहता है रेशियो। ये अणु है। अब मुझे आप बताओ, अणु परमाणु ये समझे आप कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान समझना। लेकिन बात यह है कि ये स्वतंत्र तो अच्छे थे, ये मिल क्यों गए, तो मैंने बताया मिलते तभी है जब एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग या साझेदारी होती है। तो कोई भी परमाणु हो, हमने शब्द क्या इस्तेमाल किया, परमाणु। वर्ड कितना बड़ा, ये सब मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ये सारी डिटेलिंग लिखेगी आपकी। लेकिन हम एक एक भूमिका बना रहे हैं, आप समझ पाए हमारी आगे बातों को। कोई भी परमाणु, परमाणु को तो तोड़ नहीं सकते हम, लेकिन बाद में ये और आगे पता चला कि ये खुद भी
3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो परमाणु के 3 एलिमेंट्री पार्टिकल माने गए, पार्टिकल कण माने गए। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते हैं प्रोटॉन, और एक है न्यूट्रॉन। इनके बारे में आपने सुना होगा। इसके स्ट्रक्चर की बातें हुई, फिर ये भी पता चला सही कई सारे स्ट्रक्चर आए, उनमें एक फाइनल ये हुआ कि कोई भी एटम होता है उसका सेंटर पार्ट थोड़ा डेंस होता है, घना है, जिसमें कि 2 पार्टिकल रहते हैं इन तीनों में से। एक रहता है आपका प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। और इसको, ये जो डेंस पार्टिकल है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक, परमाणु का केंद्र, ठीक, नाभिक। और इसके बाहर जो है, ये जो तीसरा है पार्टिकल, ये चक्कर लगाता है। इतना ही है इसमें, कुछ नहीं। अब क्या हुआ, ये चक्कर क्यों लगाता है, ये कई सारी डिटेलिंग्स है इसमें, लेकिन मेन बात समझना कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स माने जाते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब बहुत सिंपल, बैटरी आपकी चार्ज होती है और आप देखते हो फिर वो 0 होकर मोबाइल बंद हो जाता है, तब क्या बोलते हो, डिस्चार्ज हो गई। यानी जिस पर आवेश होता है वो तो चार्ज पार्टिकल, जिस पर आवेश नहीं रहता है वो आवेशित या उदासीन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को माना जाता है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब कुछ पावर है इस पर। मैं यहां पर एक बात समझा दूं कि कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। मतलब बैटरी में आप देखते हो लगे हुए, एक प्लस लगाते हैं, एक माइनस लगाते हैं, वो तो सिर्फ वायर की सेटिंग के लिए लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव होता कुछ नहीं है। चार्ज चार्ज होते हैं, आवेश आवेश है, ठीक। लेकिन वायर सही लगे इसलिए उनके ऊपर प्लस और माइनस लिखा जाता। पहले ये धारणा थी, बाद में और जब साइंस की बारीकियां आ गई तब क्लियर हो गया। एक को निगेटिव मानते, समझना ध्यान से, प्रोटॉन को माना जाता पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं है, मोटा मोटा समझना। अब इसका न्यूक्लियस जरा ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस में है क्या, पी पर क्या है, एन पर क्या है, 0, एन पर है 0 और ई पर क्या है। अब सुनना, तो अगर कोई बोले न्यूक्लियस जो है हमारा कैसा आवेशित होगा, पॉजिटिव, और बाहर कैसा है, अच्छा, आवेशों की अपनी एक नेचर होती है। आवेश यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो उनकी एक नेचर क्या है, अगर आप सेम चार्ज पास पास लाते हो तो ये भागेंगे, जैसे चुंबक में होता है। चुंबक की छड़ों कैसे रखो आप, और अगर इधर प्लस इधर माइनस, इधर भी प्लस इधर माइनस, तो ये भागेंगे। फिर आप खेल करते हो, उसे घुमा देते हो, वो एकदम चिपक जाता है जाकर के। तो क्या होता है कि अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज सामने होंगे तो रिपल्शन होगा। चार्ज पार्टिकल में अगर अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी आकर्षण की वजह से इसके चारों ओर घूमने लगता है। बस समझना को ध्यान से। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं कहां पर, सेंटर में, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी तरीके से इस पूरे एटम को ऊर्जा दे दें, ऊर्जा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं, आवेशित होकर के क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर कहां से निकल जाते हैं, दरअसल ये जिनमें चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं कक्षाएं, शेल, उनको क्या बोलते हैं, शेल, कक्षाएं। मतलब इनकी बाकायदा अपनी परिक्रमा की जो होती है रास्ता फिक्स है, हर एक का, सबका फिक्स है, उसी में चक्कर लगाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, उसके बाहर ये कक्षाएं हैं, तो जब आप आवेश दोगे, इसको ऊर्जा दे दोगे, तो
किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ये सबसे बाहरी है, ये उसके अंदर की, ये उसके अंदर की, ये इसके अंदर की मान लीजिए। तो सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही बाहर जाएंगे, क्योंकि ये सबसे दूर है किससे। तो आकर्षण का प्रभाव सबसे ज्यादा इस पास वाली पर होगा और सबसे कम दूर वाली पर। इसलिए जैसे ही आप इसको दे देते हैं क्या ऊर्जा, ये थोड़ा सा भी एनर्जाइज हुआ ये छोड़ देगा। या क्या हो देखना, नमक क्या लिखते हैं हम लोग, एक तत्व इसमें सोडियम, एक है क्लोरीन। ठीक, ये दोनों कैसे बने, सिंपल हुआ। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। NaCl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका होता है 17। इसको जब कक्षाएं देखी गई तो देखना ये कैसे होता है। ये तो न्यूक्लियस है इसका सोडियम का, इसके बाहर एक कक्षा है, उसमें रहते सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, बाद वाले में रहते हैं 8, 8 और 2 10, एक बचा, एक सबसे बाहर वाले में है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 2 8 1। ठीक, 17 वाले में इसीलिए ऐसे करें 2 8, और ध्यान से देखिए क्या बचा, 2 8 10, और बस क्या बचा 7। अब ध्यान से देखना, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एटम होता है, एटम वो परमाणु के विद्युत के प्रति क्या है, उदासीन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जैसे तुम एक तरफ पॉजिटिव वाले तार रख दो, एक तरफ निगेटिव वाले तार रख दो, और किसी परमाणु को गुजारो यहां से, तो ये सीधा चलता चला जाएगा, ना निगेटिव की ओर भागेगा ना। क्यों क्यों उदासीन है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो कभी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती किसी एटम की, प्रोटॉनों की संख्या या वही क्या है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे आपने हाइड्रोजन को क्या नाम क्या दिया, एटॉमिक नंबर 1। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, हालांकि न्यूट्रॉन नहीं है इसके पास में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसीलिए इसका पहला नंबर। ठीक, अब आप समझना, चूंकि एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है निगेटिव, और प्रोटॉन कैसा है पॉजिटिव, दोनों की संख्या है समान बेटा। समान चार्ज होंगे अगर, तो वो पदार्थ कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आवेशित कब होगा, आवेशित कब होगा, जरा देखना। मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, आवेशित देखिए, एक धनावेशित एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया प्लस, इसके पास एक एक्स्ट्रा प्लस आया। अच्छा थोड़ी देर के लिए इनके पास हो, जो इनके पास में ये मामला था, मैं इनको एक इलेक्ट्रॉन किसी से दिलवा दूं तो एक एक्स्ट्रा आया नहीं आया, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, तो इनके ऊपर क्या लिखते हो आप। और ध्यान देना, इन्होंने दे दिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि 11 11 क्या है, 11 क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हैं, और 11 ही क्या होंगे इनके पास, प्रोटॉन। इन्होंने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो एक ये कम कर दो जरा, इसमें से एक कम कर दोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, और प्रोटॉन कितने होंगे, तो एक्स्ट्रा क्या होगा इसके पास में, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, तो इस पर क्या लिखते हो आप। अक्सर हम लोग नहीं पढ़ा करते थे कि एक रिसीवर है एक डोनर है, तो जो देता है वो धनी है, नहीं देता धनी नहीं है, धनी क्यों है, यहाँ पर कोई व्यापार थोड़ी चल रहा है, मतलब इसके पास में चूंकि दो चीजें बराबर थी पहले, उसने दे दिया तो बचे इलेक्ट्रॉन 10। अब प्रभाव किसका दिखेगा इसके ऊपर, जो ज्यादा चीज है, ज्यादा चीज का प्रभाव इसके ऊपर दिख रहा है, इसके पास प्रभाव जो चीज के ज्यादा होगी उसका दिखेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गए, 17 प्रोटॉन की अपेक्षा में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। इसलिए ये आपको, इसीलिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका बनता है, Na+Cl, क्या लिखते हो पदार्थ बनाते हो, NaCl।
नमक बनने की सिंपल प्रक्रिया ये है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाती है। अब मिल क्यों गई? दरअसल ऑक्टेट रूल यानी अष्टक रूल ये कहता है कि जितने परमाणु होते हैं दुनिया के, जितने दुनिया के परमाणु होते हैं, इनकी एक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? ये अपनी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ये जितने पदार्थ है, ये जितने सब बने हुए हैं, लकड़ी सब जो कुछ है, सब में कोई ना कोई पदार्थ होगा, और पदार्थ होगा तो उसमें एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा तो उसमें एटम होगा। अब समझना, ये सब के सब प्रयास क्या करते, बाहर कितने हो जाए? 8। ये देखना, सोडियम, सोडियम के पास में 2 है, 8 है, 1 11 होता है ना। अच्छा, Cl17 2 है, 8 है, 7। इनके बाह्य कोश में कितने हैं? 1। इनके कितने हैं? इनको अगर 8 करना है तो 7 लेने पड़ेंगे, और इनको करना है तो 8 1 लेना पड़ेगा, या 7 ये त्याग दें। अब 7 नहीं त्याग सकते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए आपको निकालने के लिए। अगर कोई इनको 1 दे दे तो देखिए इनके पास कितने हो गए सबसे बाहर, और इनका ये 1 जाते ही इनके पास कितने हो गए बाहर? 8। यानी इनका भी काम हो जाएगा, इनका भी काम हो जाएगा, इसीलिए इनकी दोस्ती हो गई आपस में। तुमको 1 चाहिए था, हमको 1 निकालना था, दोनों लोग मिल गए, संधि हो गई तुरंत ही, इसीलिए Na पर प्लस आता, Cl माइनस, ये एक प्रकार की संधि हो गई। तो जब संधि होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब वहां पर असल में बनते हैं क्या? बंध बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। अब ये बॉन्डिंग, ये शेयरिंग कई प्रकार की होती है, संधियां कई प्रकार की होती है। हम डबल, ये हालांकि ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जिसमें सिर्फ एक प्राप्तकर्ता होता है, एक तो डोनर है, और एक रिसीवर है। ये तो सामान्य बात है, ठीक। ये सारी बात हम पढ़ेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे। तो संधियां कई प्रकार की होती हैं, आप समझिएगा। जैसे ऐसा नहीं कि सब जगह पर लोग रिश्ते हमारे ऐसे ही, आप देखिए बहुत से रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें एक तरफ से चीज मिलता है, एक तरफ से एक व्यक्ति प्राप्त करता है, लेकिन उनमें रिलेशन है। कुछ आपके रिलेशन ऐसे होंगे गिव एंड टेक वाले, कभी आप उनकी हेल्प करते हो, कभी वो आपकी हेल्प करते हैं, वो म्यूचुअल शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग है। तो मैं आपको बता असल में ये रहा था, मेरी बात समझना ध्यान से, जो मैं कहना चाहता था वो चला गया मेरा, कहीं पर था, आपको लिख रहा था मैं इसमें, वसा की बात कर रहा था। बहुत सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको, मैं आपको बता रहा था कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगे होते हैं, यानी इन्होंने आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और ये किसकी बात कर रहा था मैं? फैटी एसिड की। मेरी बात समझना, ठीक। तो जब डबल डबल रहते हैं तो ऐसा फैटी एसिड कहलाता है अनसैचुरेटेड, ठीक। ये किसमें स्थिति मिलेगी? ऑयल में। किसमें मिलेगी? ऑयल में। अब सुनना, हम बात किसकी कर रहे थे? दरअसल में हम ये कह रहे थे कि ऑयल के ऊपर, हम कह रहे थे ऑयल के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी, लेकिन एक पदार्थ है निकिल, निकिल की उपस्थिति में, और यही क्या है? यही है उत्प्रेरक। और ये क्या करेगा? इस ऑयल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? डालडा में। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण आप लोगों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब कर क्या रहे, क्यों, अच्छा क्यों जुड़ गए जाकर के? इसका राज यहाँ है। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और नतीजा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मामला ऐसे, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। दरअसल यहां भी हाइड्रोजन कम है, आप हाइड्रोजन गैस इसमें मिला दोगे, हाइड्रोजन गैस इस एक एक डंडे को लेकर के आपस में सही साझेदारी कर लेंगे, ये हो गया सैचुरेटेड। इसीलिए तेल होता है लिक्विड, और डालडा सामान्य ताप पर आपको मिलता है सॉलिड। अब आप मुझे ये बताओ, भोजन के लिए ऑयल अच्छा होता है या डालडा अच्छा होता है? ऑयल। क्यों? इससे क्या मतलब है?
हाँ, नहीं मिलावट में, नहीं, नहीं, मतलब ये है, नहीं, दरअसल जो अनसैचुरेटेड है, ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसमें ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये हार्ड मटेरियल है। इसीलिए डालडा को अवॉइड किया जाता है। कारण ये है कि इनका अगर शरीर में बढ़ावा मिलेगा, तो शरीर के अंदर एक पदार्थ बनता है लीवर के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। आप समझ पाए? और ये एक ऐसा पदार्थ है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, जो क्या होता है, जो रक्त वाहिनियां हैं हमारी, ब्लड कैपिलरीज हैं, जिनमें रक्त बहता है, उनमें ये डिपॉजिट होता है। ठीक? अगर आप ऑयल लेते हैं, तो क्या करता है, इसके साथ में ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ में आगे बढ़ा ले जाते हैं, मतलब एक जगह पर रुकने नहीं देते। उन पदार्थों की मात्रा इनमें कम होती है, इनमें कम होती है। तो अगर आप, इसीलिए रिफाइंड ऑयल का यूज ज्यादा होता है, सफोला बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल होता है, उसको बोलते हैं, ले लीजिए, को वो हाईली अनसैचुरेटेड है, तो वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इनको लोगे तो डिपोजिशन को ज्यादा हटाएंगे ही नहीं। ऐसे समझो जैसे कचरा एक जगह रखा है, ये साफ करता है, ये कम साफ करता है, तो जो जो कम साफ करेगा वो क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा। अब वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लड हमारे हार्ट में भी ब्लड सप्लाई होती है। अब जब हार्ट में भी ब्लड सप्लाई होती है, तो यहाँ पर भी तो डिपोजिशन होगा, यहाँ पे तो डिपोजिशन होगा। और आप क्या खा रहे हो, दमादम डालडा चल्ला भटूरा। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसीलिए क्या होता है, फैटी लीवर लीड करता है किसको, कार्डियक स्ट्रोक को। जिनका क्या बोलना जाता है, जांच कराई, कल क्या निकल के आ रहा है, कल फैटी लीवर है भैया, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, और चूंकि वो प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल करता है लीवर, नतीजा क्या होगा, उसका डिपोजिशन होगा ब्लड कैपिलरीज में। और चूंकि हमारी जो हार्ट की ब्लड कैपिलरीज है, ये बहुत महीन होती हैं, बहुत महीन होती है, तो इनमें डिपोजिशन खतरनाक है। अब इनमें डिपोजिशन हो गया, इसी एक डिजीज को आज के टाइम में बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यही लीड कराती है एक डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। आप देखते होंगे आज के टाइम में कार्डियक स्ट्रोक बढ़े हैं, और वो रीजन ये है, हमारा खान पान नंबर 1, और या हमारी जो डेली हैबिट्स बनी है। सीटिंग जॉब करने वालों को अक्सर आप देखते हो इसकी प्रॉब्लम होती है। तो मैं जो बात बता रहा था वो आप समझिएगा। न्यूट्रिशन में जो हमारे मेन स्टेप्स हैं, एक मैंने लिखा था इंजेक्शन, यानी कि अंतर्ग्रहण। भोजन जब अंदर आ जाता है, तो दूसरा स्टेप होता है कि इसको क्या करते हैं, एंजाइम्स इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। यानी कि ये जो पाचन शब्द लिखते हो ना, अब ये होगा। अब इस पाचन का मतलब क्या है, देखिएगा, इस पाचन का मतलब होता है, जैसे कि प्रोटीन है, इसका टूट जाना, जैसे कि फैट है, इसका टूट जाना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, इनका टूट जाना, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर एक स्टेप आता है इसके नीचे, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन हमारे, आप जानते हो, आहार नाल में होगा, इंटेस्टाइन में होगा। लेकिन ये जो टूट जाएंगे, जिन छोटे तत्वों में टूटेंगे, वो क्या होंगे, छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का, इसको बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, एब्जॉर्ब होकर के, ये एब्जॉर्ब होकर के न्यूट्रिएंट्स किसमें चले गए, नहीं, छोटी आंत से किसमें जाएंगे, हाँ, देखो इधर देखो, हाँ जी, बॉडी में तो जाएंगे। ये है आपकी छोटी आंत, समझिए,
छोटे यहां से एब्जॉर्ब हो तो जाएगा किसमें, सब ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड अल्टीमेटली लेकर के कहा जाएगा, हार्ट में। क्यों? पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को सप्लाई कौन करता है, हार्ट। तो ये जितना जो कुछ खाया पिया, अच्छा एक बात बताओ, सरदर्द जहां होता है गोली तो मुंह में लेते हो, यहाँ की दर्द सरदर्द कैसे दूर होता है? गोली ली, गोली खाई आपने, किसी भी तरीके से वो जब एब्जॉर्ब हो गई तो वो गई ब्लड में, और ब्लड से गई किसमें, हार्ट में। हार्ट क्या, टुल्लू पंप, उसने पूरी बॉडी में ब्लड को फोर्सिबली थ्रो कर दिया। और चूंकि मान यहाँ पर था कोई दर्द, तो वो जो मेडिसिन गई उसने वहां पर अपना एक्शन किया। तो माउथ से वो ब्रेन में गई, ऐसे नहीं इधर से चली गई डायरेक्ट ना, वो ऐसे आई, ब्लड में गई, हार्ट में गया, ब्लड वो यहाँ आ जाता। अब क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस होती है तो जल्दी से रिजल्ट दिखता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। अच्छा, ब्लड में जाकर के अल्टीमेटली जो काम होगा वो करेगी कहाँ पर, कोई भी चीज यहाँ पर पोषण वाली जाएगी तो वो बॉडी के पार्ट्स में जाएगी। बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट है, वो हमारी कौन है, सेल। सुना शब्द की नहीं, कोशिका। तो ये सारा काम कहाँ होगा, कोशिका में होगा। तो जो कुछ भी न्यूट्रिशन गया है ब्लड में, ब्लड से जाएगा सेल में, और इसी को बोलते एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और इसके बाद में जो कुछ कचरा बचा वो शरीर के द्वारा बाहर, वही प्रोसेस कहलाती है इजेक्शन की, यानी कि बहिर्गमन की, मल त्याग कर देना, एफिकेशन जिसको बोलते हैं, मल त्याग। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। जो कनेक्टिविटी सारी मैंने बताई आपको कुछ समझ में आया? ओवरऑल कोई ऐसा पॉइंट जो लगता हो कि नहीं सर ये कौन सी बात बता दी, ये चीज नहीं समझ पाए? अब आप समझिए पूरा ध्यान से कि एक जो छोटी सी प्रोसेस हमको दिखती है भोजन लेने की, उसमें इतने चरण होते हैं, और एक भी आप अगर स्टेप इसमें आप डिस्टर्ब कर दो, आप देखते होगे जब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई कभी कभार आप देखो कि लोग भोजन तो करते हैं लेकिन फिर भी उतने एक्टिव फील नहीं होते हैं। अब हो क्या रहा मालूम है, भोजन ले रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सिर्फ अगर ये प्रोसेस ना हो, ये प्रोसेस स्वांगीकरण की। भोजन लिया, भोजन आया बेटा कहाँ, यहाँ आ गया, यहाँ पर सारे एंजाइम्स अलग अलग जगह पे, भाई यहाँ डाइजेशन होता है, पेट में होता है, छोटी आंत में भी होता है, हम बताएंगे सारे, है? तो ये ब्लड में चला गया, ब्लड से कहाँ गया, हार्ट में। हार्ट ने क्या किया, पंप कर दिया। अब हार्ट जब पंप करेगा तो वो ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, हाथों में जाएगा, पैरों में जाएगा, बल्कि सारे जितने ऑर्गन्स सब में जाएगा। लेकिन ऑर्गन्स बने किसके हैं, सेल के ही अंदर तो हर न्यूट्रिशन जाएगा, वहीं पर तो रोल प्ले होगा। क्योंकि व्हाट इज सेल, सेल इज व्हाट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ, एक कोशिका जो होती है वो जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। ये बड़ा सा मकान बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन ये बना किससे, ईंटों से, ईंटों से, ईंटों से, ईंटों से, ईंटों से। शरीर 7 ट्रिलियन जो सेल्स है उनसे मिलके बना है, 7 खरब कोशिकाओं से, एक ऑन एवरेज। इस छोटी सी एक पॉइंट बना दिया इतना सा, इसमें सैकड़ों सेल हैं छोटी छोटी, लेकिन हर एक इंडिपेंडेंट सेल के अंदर फंक्शन होता है। तो ये जो कुछ भी आप खाओगे इंडियड, वो कहाँ जाएगा, सेल में, और सेल में ही सब बैठी है यूनिट। अच्छा, तुम्हारे हेयर लॉस हो रहे हैं, इसके लिए ये चलो बनाओ, इसको दूर करो, बीमारियां भी वहीं से ओरिजिन होंगी, वहीं से सारी बॉडी भी फंक्शन करेगी, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई बात समझ में?